हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदनशी और ये है मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज हम सिंधु सभ्यता पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड पूछे जाते हैं बहुत से एग्जाम्स के अंदर। एक्चुअली ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 के लिंक में ये डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी वीडियो पूरी तरह से देखिए और एंड में आपके कितने आंसर सही आते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन दिए है ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। दोस्तों क्वेश्चन में हमें हड़प्पा संस्कृति का काल पूछा गया है कि किस काल में हड़प्पा संस्कृति पनपी थी। तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन दिया है राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में या डी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए राजस्थान में। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है, गुजरात में लोथल है और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा काल में जो मुद्राएं उन लोगों ने बनाई थी उसके अंदर मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किए थे। तो ऑप्शन में है ए सिलखड़ी, बी ऑप्शन है कांसा, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है लोहा। तो इसका सही आंसर है सेलखड़ी, जो कि ऑप्शन ए है। आपको एक बात बेसिकली पता होनी चाहिए कि जो ऑप्शन डी है लोहा, ये कतई हो नहीं सकता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा ज्ञात था ही नहीं, वो उसका उपयोग करते ही नहीं थे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग और ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका आंसर भी बेसिक्स है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग। इसका आंसर कांस्य युग इसलिए है क्योंकि हड़प्पाई लोगों ने ही कांस्य का सबसे पहले प्रयोग स्टार्ट किया था, इसलिए हड़प्पाई सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार या ऑप्शन डी कृषि। सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी क्वेश्चन में होती है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है और लोग ज़्यादातर इसे कृषि ऑप्शन डी दबा के आ जाते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। कृषि मुख्य व्यवसाय आर्य समाज के लोगों का था, जो कि उसके बाद की सभ्यता है। तो हमेशा याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए व्यापार। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर जो घूमने वाले या डी जनजातीय। तो इसका आंसर भी बहुत इजी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी लोग थे। वो पहली शहरी सभ्यता थी जो भारत में पनपी थी। इसके बाद की जो सभ्यता थी आर्य समाज, वो शहरी नहीं थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कुछ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मुद्राएं, ऑप्शन बी है कांसे के औजार, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है जौ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है ऑप्शन सी कपास। हड़प्पा लोगों को श्रेय जाता है कि सर्वप्रथम उन्होंने कपास की खेती की थी, उन्होंने कपास की उपजन भारत में लागू की, इसका श्रेय हड़प्पा वासी को जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कपास। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन देखिए ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सबसे पहले आपको पता है कि बंदरगाह मतलब क्या, जहाँ पे समुद्र से व्यापार होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। जाहिर सी बात है मोहनजोदड़ो के अंदर तो समुद्र है नहीं, तो वहाँ पर बंदरगाह हो नहीं सकता। कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है, रोपड़ जो पंजाब में है, पंजाब में भी समुद्र है नहीं, तो वहाँ बंदरगाह हो नहीं सकता। एक बचा गुजरात, गुजरात के अंदर क्या है लोथल, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी लोथल। लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन ए है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र।
ऑप्शन पढ़ के आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हड़प्पाकालीन समाज था, उसका वर्गीकरण किस तरीके से हुआ था। जैसे कि आर्य समाज में वर्गीकरण उनके वर्णों के हिसाब से होता था, जात के हिसाब से, कि जो जिस जात का है उसी जात के हिसाब से उसे नाम दिया जाता था। ये होता था आर्य समाज में। पर हड़प्पाकालीन समाज में इस तरीके की प्रचलन नहीं थी, जाति प्रथा नहीं थी, एक समान लोग थे। इसलिए ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आर्य समाज के विभाजन है। उसके बाद में आपको अब बच जाए थे ऑप्शन ए या बी या सी। शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक और राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। ये तीनों ऑप्शन के अंदर आपको सीधा सीधा एक चीज़ दिख रही होंगी कि व्यापारी जो है वो ऑप्शन बी में ही है, बाकी ए में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। और आपको मैंने इसके पहले भी बताया कि हड़प्पाकालीन लोगों का सबसे मुख्य व्यवसाय ही व्यापार था। जब वो व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय है तो उनके लोग जो है व्यापारी जरूर होंगे। इसलिए इसका ऑप्शन है बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, इनमें से कौन सा विधान हड़प्पा लोगों के बारे में सही है। ऑप्शन ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन नंबर बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता कि उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। वो स्थिर थे इसलिए उन्होंने नगर का वासन किया, इतने बड़े बड़े नगर बनाए। वो स्थिर लोग थे और भटकंती लोग नहीं थे, इसलिए वो स्थिर थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सीधा सीधा यहाँ एलिमिनेट हो जा रहा है। गाय उनके लिए पवित्र थी। गाय का जो पालन था वो सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे कार्यों के लिए करते थे। गाय पवित्र जो थी वो आर्य समाज के लोगों के लिए थी। अघन्य कहा जाता था गाय को, जो आर्य समाज के लोगों के लिए था, हड़प्पा समाज के लोगों के लिए नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। घोड़ों का नई के बराबर उपयोग हड़प्पाकालीन सभ्यता में आपको देखने को मिलता है। कई जगहों पे घोड़ों के पैरों के निशान दिखते हैं, पर घोड़ों का उल्लेख ना तो उनकी कथाओं में है ना ही उनके चित्रों में है जो कि उन्होंने दीवारों पर निकाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो बचता है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन नंबर ए, उचित समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी, दास श्रम के आधारित। ऑप्शन नंबर सी, वर्ण आधारित। या ऑप्शन नंबर डी, जाति आधारित। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हड़प्पा लोगों के अंदर जो सामाजिक पद्धति थी वो किसी सेक्शन में बटी हुई थी क्या। जैसे कि आपको पता है कि आर्य समाज में जो दो भाग थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के अंदर वर्ण के आधार के ऊपर विभाजन था और उत्तर वैदिक काल के अंदर जाति के आधार पर विभाजन था। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो आपको यहाँ एलिमिनेट हो जा रहा है सीधा, क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आर्य सभ्यता को बिलोंग करते हैं। और बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा कालीन लोग जाति प्रथा या फिर भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। चलिए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो पेयर्स दी गई है जिसको हमें मैच करना है। एक्चुअली ये जो पेयर्स है उसके अंदर पहली पेयर के अंदर आपको स्थल दिखेंगे जो कि शहरों के नाम है, और दूसरे पेयर में आपको नदी के नाम दिखेंगे कि यानी उस शहर से कौन सी नदी गुजरी है ये आपको बताना है। पहली सूची में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल या डी है कालीबंगा। और सूची 2 में नदी दी है रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन में से मिनिमम 1 या 2 तो पता होने चाहिए, तभी आप बाकी के लॉजिक लगा सकते हैं। अगर 4 में से एक भी पता नहीं है तो लॉजिक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ कि मोहनजोदाड़ो सबसे महत्वपूर्ण स्थल था अपने सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था सिंधु नदी के तट पे। ये आपको पता है, मतलब बी का आंसर क्या हो गया 2, सिंधु। इसके बाद आपको पता होगा कालीबंगन जो राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है, घग्गर नदी के पर। इसका मतलब क्या है, डी का है 4। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं हमने क्या लॉजिक लगाया, तो बी का 2 और डी का 4 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में ही है। मतलब ए इजिकल्स टू 1, बी इजिकल्स टू 2, सी इजिकल्स टू 3 और डी इजिकल्स टू 4। मतलब हड़प्पा जो है वो रावी नदी के स्थित पे, मोहनजोदाड़ो सिंधु के, लोथल जो है भोगवा और कालीबंगन घग्गर के। तो आंसर नहीं पता है तो लॉजिक लगाओ, लॉजिक भी थोड़ा हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं कि किधर भी लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन एकदम बेसिक्स है, जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस की कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के तट पे है और उस एरिया को भी सिंधी कहा जाता है जो अभी फिलहाल की कंडीशन में पाकिस्तान में है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ऑप्शन थे ए इजिकल्स टू पंजाब, बी इजिकल्स टू सिंध,
सी इज इक्वल टू गुजरात या डी इज इक्वल टू उत्तर प्रदेश, जो कि पाकिस्तान में है। तो गुजरात और उत्तर प्रदेश और पंजाब, पंजाब पाकिस्तान में भी है, दो पंजाब है, एक इंडिया में एक पंजाब है और एक पाकिस्तान में पंजाब है। तो गुजरात और उत्तर प्रदेश तो आपके नहीं एलिमिनेट हो जा रहा है सीधा सीधा, सी एंड डी। ऑप्शन बचते ए और बी। कंफ्यूजन रखने वाली कोई बात नहीं है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के तट पे है और सिंध में है, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिंधु सभ्यता में स्नानागार पाया गया है वो कहाँ है? आपको मैंने इसके पहले भी बताया कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य स्थल है। वहाँ पे आपको अन्नगार मिलेंगे, जो कि सबसे बड़ी इमारत है सिंधु घाटी सभ्यता की। याद रखना, सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की अन्नगार है, जो कि 6 है, टोटल नंबर में 6 है। सबसे बड़ी वस्तु है स्नानगृह, जो कि मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिंधु सभ्यता में स्नानगृह पाया गया है वो कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। जैसे कि मैंने बताया कि स्नानगृह जो है मोहनजोदड़ो में है, जो कि 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन देख लीजिए, आद्य शिव, ऑप्शन बी आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी आद्य विष्णु, ऑप्शन डी आद्य इंद्र। आंसर अगर आपको नहीं पता है तो लॉजिक कैसे लगाना है मैं आपको इस क्वेश्चन पे बताऊंगा। सबसे पहली बात, आद्य इंद्र नहीं हो सकता। आद्य इंद्र क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंद्र की पूजा आर्य समाज के लोगों ने स्टार्ट की थी। उसके पहले इंद्र को इतना प्रभुत्व नहीं था। आद्य विष्णु जो है वो जो वैष्णव धर्म के लोग आए उन्होंने की थी, इसलिए आद्य विष्णु भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, आद्य शिव और आद्य ब्रह्मा। सिंधु समाज के लोग मातृ सत्तात्मक लोग थे, वो देवियों की पूजा करते थे और सबसे पहले वो पूजा करते थे पर्यावरण की या प्रकृति की। प्रकृति के बाद में उनका झुकाव हुआ था रुद्र के ओर। रुद्र मतलब शिव, इसलिए इसका आंसर हो गया आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिव। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसके पहले भी डिस्कस किया है। ऑप्शन देख लीजिए, कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी वनावली या ऑप्शन डी लोथल। कालीबंगन राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है और लोथल जो कि गुजरात में है, इसलिए उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, जीवितों का टीला, ऑप्शन नंबर बी, कंकालों का टीला, ऑप्शन नंबर सी, दासों का टीला या ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो आपको खुद ही बताता है कि इसका अर्थ क्या होगा। बेसिक्स है, आप जब भी स्टडी करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में तो आपको बताया जाएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी, मृतकों का टीला, जो कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? मतलब सिंधु समाज में जो मोहरें प्राप्त हुई है उस मोहरे के ऊपर सबसे ज्यादा किस पशु का उल्लेख सामने होकर आया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, शेर, ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी, बैल, ऑप्शन नंबर डी, हाथी। सबसे पहली बात, घोड़े का लेना देना सिंधु समाज से ना के बराबर था। ना तो उनका उपयोग करते थे, ना तो उनको पालते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो वहाँ कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शेर कोई पालने जैसी चीज नहीं है जो कि पालेंगे लोग, इसलिए उनसे भी शेर का संबंध आ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से एक हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा सा झुकाव इस तरफ होना चाहिए। बैल को क्यों यूज करते थे? खेती बाड़ी के काम के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा जो उल्लेख है वो बैल का आया है। तो 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर का बैल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? क्वेश्चन बेसिक्स है, थोड़ा लॉजिक लगाया तो आंसर आसानी से निकल सकता है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल का नाम पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, हड़प्पा ए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लॉजिक सीधा सीधा है, मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो है वो भी पाकिस्तान में है। ऑप्शन डी में तो कुछ है नहीं, तो ऑप्शन सी लोथल जो है वो भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया सी, लोथल, जो गुजरात में है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसके अंदर हम कंफ्यूज होते हैं दो मुख्य शहरों के अंदर, हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में। पंजाब और सिंध तो हो नहीं सकता, क्योंकि मोहनजोदड़ो ये सिंध में है और हड़प्पा जो है वो पंजाब में है। तो यहाँ पे थोड़ा उन्होंने जो ऑप्शन दिए है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो दो ही चीजें होना चाहिए कि हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है। पर भारत में सबसे पहले हड़प्पा जगह पे खोज शुरू हुई थी, इसलिए उस जगह की खोजबीन के दौरान उस सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता कहा था। तो सबसे पुराना शहर भारत में जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन नंबर सी वैदिक संहिताओं में, या ऑप्शन नंबर डी चांदी के आहत मुद्रों में। क्वेश्चन के अंदर एक इजी तरीके से आपको ये पूछा है कि सबसे पहली बार चांदी भारत में किस सभ्यता में या किस दौर में यूज हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि चांदी का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापार के तौर पे स्टार्ट किया था। वो व्यापार करते थे अफगानिस्तान के लोगों से, ईरान के लोगों से, जो कि ज्वेलरीज बनाते थे जानवरों की हड्डियों से या चमकीले पत्थर और चांदी के तौर पे। इसलिए भारत में चांदी का सबसे पहले उपयोग जो है हड़प्पा संस्कृति में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन नंबर 3 मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऑप्शन में आप लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर आपको टोटल नॉलेज होगा तो ही इस ऑप्शन को आप हाथ लगा सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब इसलिए क्योंकि अगर आपने पूरा सिंधु समाज पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में पूछा गया है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सिंधु समाज की 3 विशेषता थी। पहली विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। उन्होंने नगर नियोजन ग्रिड पद्धति से की थी। दूसरी विशेषता क्या थी? उनकी जल निकास प्रणाली। उन्होंने जल निकास प्रणाली पे बहुत ज्यादा लक्ष्य दिया था। और तीसरी विशेषता क्या थी? उनकी स्वच्छता। तो ऑप्शन ए में हमको क्या पूछा गया है कि नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, जो कि सही बात है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए जो है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी वो सही है, इसलिए वो तो हो नहीं सकता। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। व्यापार तो बहुत जोरों शोरों पे था, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत नहीं हो सकता। इसके बाद का ऑप्शन देखते हैं। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मैंने आपको अभी बताया कि आर्य समाज के लोग जो थे वो पितृसत्तात्मक था और सिंधु समाज के लोग क्या थे? मातृसत्तात्मक थे। आर्य समाज के लोग क्या करते थे? पर्यावरण के देवताओं की पूजा करते थे, जैसे कि इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया। सिंधु समाज के लोग क्या करते थे? मातृसत्तात्मक थे, इसलिए वो देवियों की पूजा करते थे। प्रकृति को उर्वरता की देवी मानते थे, इसलिए मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। लोग लोहे से परिचित थे। जैसे कि इसके पहले हमने डिस्कस किया कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्यकालीन सभ्यता है। कांस्यकालीन सभ्यता क्यों है? क्योंकि सबसे पहले कांस्य का उपयोग हड़प्पा कालीन लोगों ने किया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता कहा जाता है। उस काल के अंदर लोगों को लोहे का ज्ञान ना के बराबर था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे ये गलत ऑप्शन है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि वो लोग लोहे से परिचित थे ही नहीं, वो कांसे का उपयोग करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें 2 पेज दिए हैं, पेयर 1 पेयर 2, जिसमें सूची 1 के अंदर क्या है? सिंधु सभ्यता की सीमाएं दी है और सूची 2 में शहरों के नाम दिए जहाँ पे वो स्थित थी। क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत में किस किस जगहों पे था ये हम आसानी से देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर तक था, पश्चिम में बलूचिस्तान तक था, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में महाराष्ट्र तक था। ऑप्शन ए देख लीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तर सीमा कहाँ है? उत्तर सीमा जो है हमारी जम्मू कश्मीर है। ठीक है। ऑप्शन बी मैंने क्या बताया अभी? दक्षिण सीमा। दक्षिण सीमा कहाँ है? हमारी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद, याद रखना। जम्मू कश्मीर के मांडा। पूर्व सीमा जो कि यूपी के आलमगीरपुर तक है। और इसके बाद ऑप्शन डी पश्चिम सीमा का है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 या डी का 4। क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में मांडा है, और ये जो है सबसे उत्तरी भाग है जहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली है। ठीक है। मांडा किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन क्या है? चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी या ऑप्शन डी सिंधु। सिंधु, रावी, सतलज या चेनाब। तो इसका सही आंसर है चेनाब, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। एलिमिनेशन कैसा करना ये बताता हूँ। सिंधु जो है मोहनजोदड़ो पे है, रावी जो है हड़प्पा पे है, चेनाब हमने देखा मांडा पे है। 3 ऑप्शन ही कट हो गए, सीधा सीधा बी लगा देना रोपड़ का सतलज को। समझ में आया? एलिमिनेशन कैसा करना है ये लॉजिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आंसर नहीं पता है, ठीक है, पर बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको एलिमिनेट करते आने चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है?
ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल या ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर है डी, सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों के घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस जगहों पे घरों में कुएं पाए गए हैं। यहाँ पे आपको एक विवादित आंसर मिलेगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो आप दो चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन या ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो, क्योंकि कालीबंगन में भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं, पर ज्यादा संख्या किस जगह पे ये डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा गया है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मतलब पुरातात्विक खुदाई किसने स्टार्ट करवाई थी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की। ऑप्शन ए लाई मेकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लाई क्लाइव या ऑप्शन डी कर्नल टाइट। बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर श्योर थॉट आपको लगाना है सर जॉन मार्शल, जो कि ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें पूछा रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था थी वो अभी कहाँ है फिलहाल। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, रंगपुर जो है सौराष्ट्र में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्म पे, बी कर्मकांड पे, सी यज्ञ प्रणाली पे या डी मातृशक्ति पे। हमने इसके पहले के बहुत से क्वेश्चन में डिस्कस किया कि मातृशक्ति और मातृसत्तात्मक जो लोग थे वो सिंधु घाटी के लोग थे। यज्ञ प्रणाली आर्य समाज के लोग करते थे। कर्मकांड जो है वो अथर्ववेद में है, वो भी आर्य समाज से रिलेटेड है। आत्मा और ब्रह्म ये बाद में आए हुए टॉपिक है, इसलिए मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 में जिसमें पूछा गया है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि मोहरों पे किस जानवर की आकृति मिली है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में व्यापार होते थे। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी गधा, ऑप्शन नंबर सी बैल, ऑप्शन नंबर डी हाथी। लॉजिक कैसे लगाना ये देखिए। इसके पहले हमने डिस्कस क्या किया, सबसे ज्यादा कौन सा पशु का मुद्रण मोहरों पे मिलता है, उसका आंसर हमने बैल लगाया था। जो मोहर सिंधु समाज के लोग बनाते थे जिसके ऊपर बैल छपा होता था, वही मोहर से व्यापार वो करते थे ग्रीस के लोगों के साथ में, इसलिए वही मोहर आपको ग्रीस में भी मिलती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा गया है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। जब वो कपास उगाने के बाद में ग्रीक के लोगों से व्यापार करते थे तो ग्रीक लोग उस कपास को किस नाम से पुकारते थे। तो ऑप्शन है सिंडन, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी हड़प्पा। लॉजिक लगाओ, ऑप्शन नंबर डी हो नहीं सकता, ये शहर का नाम है, ये किसी वस्तु का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि कॉटन जो है ये इंग्लिश वर्ड है, ये बहुत बाद में प्रचलित हुआ। जाहिर सी बात है ए या बी में से एक आंसर है, इसलिए सी भी कट गया। अब बी जो है कॉटन अभी अभी का शब्द है, इसलिए वो भी कट गया। अब बचा गया सिंडन। हालांकि पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो लॉजिक कैसे लगानी है बता रहा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो गया सिंडन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी वनावली। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि नृत्य करने वाली स्त्री की जो मूर्ति है वो किस धातु बनी हुई है, कांस्य की बनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि नृत्य करने वाली स्त्री की जो मूर्ति है उसका रंग कौन सा है, तो उसका रंग है काला, वो भी याद रखना। मूर्ति इस क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है कि नृत्य करने वाली जो स्त्री है जिसकी मूर्ति है वो कहाँ मिली है, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। कौन से स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चनुदड़ो या ऑप्शन डी लोथल। इसका आंसर है चनुदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत हुई। स्वतंत्रता के बाद में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज सबसे ज्यादा कौन से राज्य में हुई, ये क्वेश्चन में पूछा है भारत में। तो ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन है शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। इसके अंदर कंफ्यूजन वाले तथ्य मैं अभी डिस्कस करूंगा। घोड़े का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम है, पर कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे घोड़ों के पैर के निशान भी मिले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी गाय, गाय का वो पशुपालन करते थे इसलिए गाय उनके पास थी। ऑप्शन नंबर डी वह हाथी से परिचित थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए, तो इसका आंसर है शेर। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। इनमें से कौन सी ऐसी फसलें थी जो हड़प्पाकालीन लोग नहीं उगाते थे। ऑप्शन है जौ, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। सबसे पहले चावल लगा के बताना। चावल उनकी मुख्य फसल थी क्योंकि पानी भरपूर होता था, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। 2 नंबर पे जौ लगा नहीं सकते क्योंकि जौ से वो परिचित थे, और जौ के बाद में ही गेहूँ भी लगा नहीं सकते, इसलिए लॉजिक के तौर के ऊपर बी जो दालें हैं वो नहीं उगाते थे वो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी दालें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन है। इसके बाद में हम पार्ट 2 देखेंगे जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर प्रेस करके देख सकते हैं। इन क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बनाया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। आपकी जो भी सजेशंस है वो प्लीज़ मेरे तक कैरी फॉरवर्ड करिए, और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।